वेलकम टू सीएसएस लाइब्रेरी। क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है? पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस और उसके सर्वे के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए आज 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक उसके इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया में मशहूर हैं कि उनके पास एक महीने के इम्पोर्ट तक के पैसे नहीं हैं। इन्फ्लेशन उनकी हाई पे चली गई है। उनका करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ 6 बिलियन का रहता है और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो लाइन में खड़े हुए। अफसोस कि ये हमारे अपने मुल्क हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आर्मी, जहाँ पर पॉलिटिशियंस, जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट अपने पूरे उरूज पर है, जहाँ पर लोगों के हकूक़ की, डेवलपमेंट की, ह्यूमन रिसोर्सेज की, ह्यूमन की कोई बात नहीं की जाती। इसी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस आज हाई पर है, पीक पर है एशिया पे। श्रीलंका के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बहुत बुरी हालात में। आज हम ये सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे हर साल आता है जून में। जून से लेकर जुलाई तक पाकिस्तान का होता है फिस्कल ईयर। इस बार 9 जून को आया है हमारा बजट 2023 टू 2024, और ये बजट पूरा इमेजिनेशन पे बेस करता है, क्योंकि आने वाले हैं हमारे पास इलेक्शन, और इलेक्शन की वजह से ये पूरा जो बजट है ये पोलिटिसाइज्ड कर लिया गया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वोटिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए इतना यूटोपियन टाइप का बजट पेश किया गया है कि वो फॉलो करना एक इम्पॉसिबल टाइप की बात होगी। और अगर वो फॉलो हम कर भी लें, सपोज वो फॉलो हो भी जाए, तो वो कैसे होगा? जाहिर सी बात है, हमारे पास इनकम होगी तो हमारे पास एक्सपेंडिचर के पैसे होंगे। हमारे पास इनकम ही नहीं है तो हम कहाँ से वो पैसे लाएंगे? वो हम IMF से लाएंगे, वो हम सऊदीया से लाएंगे, हम किसके पास जाएंगे? कहाँ से भीख मांगेंगे? तो ये बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत कठिन सिचुएशन है अभी पाकिस्तान की हालात, पाकिस्तान की इकोनॉमी, और अभी जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। तो ये बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए कि वो अभी कैसे वो फेस करेगा और कैसे इस बजट को फॉलो करेगा। कैसे अगर न्यू गवर्नमेंट आती है तो वो अपने न्यू रिफॉर्म्स लाएगी या वो इसी बजट को फॉलो करेगी? तो ये बहुत मुश्किल सवाल है, और ये अब क्या होगा ये तो फ्यूचर में पता चलेगा हमें। खैर, हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं, जो कि हमारा एक दिन पहले आया है। ठीक है, बजट से एक दिन पहले 8 जून को। इसमें हमारी GDP ग्रोथ रेट, जो हमने एक्सपेक्ट की थी कि वो 5% हमारी GDP ग्रोथ रेट होगी, वो हमारी हुई है 0.29%। मतलब वो 1% से भी ज़्यादा रिड्यूस हो गई है। अब यही अगर हम अपनी GDP देखेंगे 2022 में हमारी GDP थी 6.1, 2021 में हमारी GDP थी 5.8, 2020 में हमारी GDP है -0.94। वो नेगेटिव में चली गई थी। वो कुछ हालात थे, कुछ पॉलिसीज़ हमारी ऐसी बन गई थी। उससे पहले 2018, उसमें भी हमारी काफ़ी अच्छी रही थी। 2019 में हमारी काफ़ी अच्छी रही थी, 3 समथिंग % में रही थी हमारी। तो हमारी 22 में बहुत अच्छी GDP रही है। 23 में जैसे पॉलिटिकल टर्मोइल हमारा स्टार्ट हुआ, इमरान खान को जैसे ही उतारा है इस्टेब्लिशमेंट, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन में, उसके बाद से जो हालात हैं वो सब आपके सामने। तो 0.29% हमारी ये GDP ग्रोथ रेट। उसके बाद GDP पर कैपिटा, मतलब एक इंसान कितना कमा रहा है। ठीक है, एक इंसान जो है उसकी कितने एक्सपेंडिचर, कितना जो भी कमा रहा है, वो हमारा है $1568। ठीक है, पर पर्सन। यही हमारा पिछले साल जो आया था इकोनॉमिक सर्वे, जो हमारा पिछले साल का आया था, उसमें था 1700 समथिंग प्लस। तो ये कितना बड़ा इसमें डिक्लाइन आया, ये भी आप देखें। उसके बाद है इन्फ्लेशन तो हमारी रिकॉर्ड हाई पर जा रही है एशिया में। ठीक है, श्रीलंका के बाद जो इन्फ्लेशन हमारे पाकिस्तान की जा रही है, वो तो श्रीलंका के डिफ़ॉल्ट को भी मुझे लगता है पीछे छोड़ देगी। श्रीलंका तो खैर के वो फिर भी कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा, वो कर रहा है, बल्कि ग्रो बांग्लादेश कर रहा है, श्रीलंका कर रहा है। वो तो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था, लेकिन मुझे लगता है अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो पाकिस्तान का ग्रो करने के चांसेस बहुत ही कम होंगे, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन है हमारी 29.2। उससे पहले जो हमारी इन्फ्लेशन थी 22 में, वो 11.3, बहुत कम थी, इससे बहुत कम थी। उससे पहले हमारी 21 में थी 8.9, उसके बाद 22 में 10.7, 6.8। तो हमारी कम हुई है। सिर्फ हमारी जो बढ़ी है वो हमारी बढ़ी है 20 में बढ़ी है। उसके बाद हमारी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, तो ये जो हमारे फिगर्स जो अप डाउन्स हो रहे हैं, जो इतने ज़्यादा हाई हो रहे हैं, वो पिछले साल से बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। 21 और 22 में बिल्कुल सही जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद जैसे पॉलिटिकल टर्मोइल आया है, जैसे ये अपोजिशन पार्टी कोलिजन में वाली आई है, हमारे यहाँ पे बहुत बहुत बुरे हालात हो रहे हैं सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने। उसके बाद फूड इन्फ्लेशन पीक पर है, 37.3% है। एग्रीकल्चर जो
अभी हमारा आया है सामने, वो हुआ है ग्रोथ 1.55%। बहुत कम है। पिछले साल से 4.3% से हमारा 1.55, उससे पिछले साल 3.5, उसके बाद 4.3, और अब आप देखें 1.5 पर। मतलब कितनी ज़्यादा इसमें डिक्लाइन आई है एग्रीकल्चर ग्रोथ में। हमारी एग्रीकल्चर तो हमारी बैकबोन है, इंडस्ट्री हमारी बैकबोन है पाकिस्तान की इकोनॉमी का। तो ये आप देखें कि इसमें कितना डिक्लाइन आया। प्लस सर्विसेज आप देखें, पिछले साल 6.6 और अभी 0.86%। तो इसमें कितना बड़ा डिक्लाइन है। तो ये जाहिर सी बात है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री को ये जो है वो धचका होता है। ये एक हमारे इकोनॉमिक सेक्टर को नहीं है, ये ओवरऑल ऑफ द इकोनॉमी एक एक इंडिविजुअल के ऊपर से हमारे इसके इम्पेक्ट आते हैं। तो ये बहुत मुश्किल है फिर इसको एक पीक पर लेके जाना, इसको एक प्रॉपर फिर आप इसको कैसे आप इस इकोनॉमी को सेटल करेंगे, इसके क्या सॉल्यूशंस होंगे, इसके क्या आप रिफॉर्म्स लाएंगे, ये फिर उसके बाद काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर आपका अचानक से ऐसे डिक्लाइन आ जाता है। और वो भी आप ऐसे हालात में जहाँ पे हमारी कोलिजन में इलेक्शंस वगैरह नहीं हो रहे हों और इतने इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रही हो, हालात हमारे इतने ख़राब हों, तो उसमें तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री तो हमारी नेगेटिव में जा रही है। पिछले साल हमारी थी 6.8% ग्रोथ थी हमारी इंडस्ट्री की, और इस बार हमारी माइनस में जा रही है, -2.94। तो ये आप देखें ये कितने परसेंट डिक्लाइन हमारा जा रहा है। खैर, ये हालात तो हमारे चलते रहेंगे। इतने बुरे हालात हमारे कभी नहीं हुए, लेकिन अगर इलेक्शंस नहीं हुए, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऐसी रही, और अगर यही हमारे मुल्क में होता रहा, तो बस हमारे मुल्क के हालात बहुत मुश्किल है सुधरना। मे भी हम कर लें, डिफ़ॉल्ट कर लें, मे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर IMF बेल आउट पैकेज जो है वो ओपन नहीं हुआ हमारे लिए, तो मे भी चांसेस हैं कि हम डिफ़ॉल्ट कर लें। खैर, फिर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो एक्सपोर्ट हमारे इस साल हुए 23.2 बिलियन, ठीक है। पिछले साल हमारे 26.2 थे, 26.2%, और इस साल हमारे हैं 23.3 बिलियन। तो बहुत बहुत बड़ा डिक्लाइन आया है। इसमें भी बहुत बड़ा नहीं, मतलब फिर भी हमारे डिक्लाइन आया है पिछले साल से। ये ये जो एक्सपोर्ट्स हमारे इतने रिड्यूस हुए, ये एग्रीकल्चर वगैरह की वजह से, जो इतनी ड्यूटीज़ हमारे ऊपर टैक्सेस लग गए थे उसकी वजह से हुए हैं, जो IMF की कंडीशंस हमारे ऊपर लगी हैं उसकी वजह से ये एक्सपोर्ट में हमारा इतना डिक्लाइन आया है, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट में ये हाईलाइट निकल देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इंपोर्ट का। इंपोर्ट भी हमारा डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। इंपोर्ट हमारा डिक्लाइन, दिस वन इज़ द गुड न्यूज़ फॉर अस कि इंपोर्ट थोड़ा सा हमारे यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। पिछले साल हमारे यहाँ पे था 65.5, तो उसके बनस्बत 46.6 इज़ द गुड रेशो। आई थिंक दिस वन इज़ ओनली द गुड न्यूज़ विच यू कैन हियर। उसके बाद है पब्लिक डेप्ट। अब पब्लिक डेप्ट की अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि हमारे ऊपर पब्लिक डेप्ट जो है हमारे ऊपर वो ये देखें कितना बिलियंस में हमारे पास। तो ये हम लोग कैसे क्या पॉलिसीज़ होंगी कि ये हम उतार सकें, क्या हमारे पास कोई रिफॉर्म्स हैं, कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं कि ये हम इतना सारा जो डेप्ट है वो उतार सकें। ऑफ कोर्स हमारे पास नहीं है, बस हर कोई सीट के पीछे भाग रहा है। इतनी करप्शन हो रही है, गवर्नेंस क्राइसिस हो रहे हैं हमारे पास। एक बंदे के ऊपर हमारे पास तकरीबन 2.5 लाख, ऑन एवरेज पाकिस्तानी 2.5 लाख हमारे ऊपर कर्जा है हर पाकिस्तानी के ऊपर। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारे पास 5,09,247 बिलियन तकरीबन हमारे पास ओवरऑल, हम पूरे पाकिस्तान के ऊपर, हर एक इंसान के ऊपर इतना हमारे पास कर्जा है। तो ये आप देखें कि जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, ये कितने बुरे हालात हैं पाकिस्तान के, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको नहीं लगता कि हम लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे? ऑफ कोर्स। उसके बाद हम रीज़न देखते हैं कि पाकिस्तान इसमें क्या रीज़न है, क्यों हमारे पास इतने इकोनॉमिक क्राइसिस आए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पॉलिटिकल टर्माइल की। 10 अप्रैल को जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था, ठीक है, उसके बाद सारा हमारे सामने ही कि हमजा शहबाज शरीफ आ गए थे, फिर हमजा शहबाज शरीफ उतरे, उसके बाद PTI वाले आ गए थे, उसके बाद पंजाब और KPK की असेंबली सारी जो थी वो टूटी, उसके बाद ये 9 मई का वाक़या हुआ है हमारे सामने, फिर उसके बाद ये PTI के लोग जो हैं वो सारी छोड़ लें पार्टी को। तो देख रहे हैं ये माइट इज़ राइट वाला सारा हमारे यहाँ पे किस्सा चल रहा है, कितने बुरे हमारे हालात है। 75 सालों से हमारे यहाँ पे यही होता रहा है।
सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल पार्टी, और वो भी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होगी, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के अंडर होगी जो उनको फॉलो करेगी, ठीक है। इन्फ्लेशन हमारे पास 21%। अब आप देखें कि कितनी ज़्यादा हमारे पास इन्फ्लेशन आ गई है। तो इतने बुरे हालात जब होंगे, इन्फ्लेशन होगी, पॉलिटिकल टर्मोइल होगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस होगी। इंटरनल डिस्टर्बेंस में हमारे यहाँ पे आप देखें सवात वाले साइड पे, केपीके वाले साइड पे, बलोचिस्तान वाले साइड पे हमारे कितनी मूवमेंट्स चल रही हैं। बलोच लिबरेशन पार्टी को देख लें। उसके अलावा ये टेररिज्म हमारे यहाँ पे कितना एक्सट्रीम पे चला गया है। रोज़ हमारे यहाँ पे बम धमाके, अभी जो ये जब से पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है तब से हमारे यहाँ पे टेररिज्म तो हद से ज़्यादा फैल गया। इतने सारे हमारे यहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं। तो ये आपको पता है। उसके अलावा फ्लड आप देख लें, फ्लड आया, फ्लड के बाद जो हमारे यहाँ पे हालात कितने ख़राब हुए। सिंध और बलूचिस्तान तो पूरा तबाह हो गया। तो ये देखें, ये पहले ही हालात ख़राब, सोने पे सुहागा। ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स जो हैं वो हमारे कैसे इम्पेक्ट कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी को। उसके बाद आप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखें। पॉपुलेशन हमारी जा रही है 230 मिलियंस में हमारी जा रही है। और ये कोई पॉपुलेशन हमारी 1947 में हमारी 70 मिलियन, और अब देखें 230 मिलियन। तो ये कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है। 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हम बन चुके हैं। कराची हमारा मोस्ट वर्स्ट लिवेबल कंट्री बन गया है। तो ये हमारे लिए कोई खुशखबरी की बात तो नहीं है। तो जाहिर सी बात है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्राइम्स बढ़ेंगे, रेप होंगे, और हमारे पास फिर इकोनॉमिक डिवेल्यूएशन होगी, रिपी डिवेल्यूएशन होगी, हमारे पास एफडीआई नहीं होगा, हमारे पास इंडस्ट्रीज़ ग्रो नहीं करेंगी। तभी तो ये सारे हमारे पास इतने बुरे हालात हो रहे हैं। रुपी डिवेल्यूशन कितनी ज़्यादा हो रही है, 280 पर जाके हमारा रुपी टू डॉलर हमारी जा रहा है। तो इसी वजह से हम लोग अब रबल में कर रहे हैं। हम रबल में अपनी सारी जो होती रशिया के साथ डील्स कर रहे हैं, ईरान के साथ डील्स कर रहे हैं। तो अब हम डॉलर से अपनी करेंसी को चेंज करके हम रशियन करेंसी के ऊपर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, हमें अपने मुल्क को बचाना पड़ेगा, कुछ सोल्यूशंस करने पड़ेंगे। तो थोड़े बहुत पॉलिसीज़ रिफॉर्म्स ला रही है गवर्नमेंट, लेकिन उससे ज़्यादा वो ख़राब कर रही है। उसके बाद ग्लोबल फैक्टर्स हैं। ग्लोबल फैक्टर्स तो आपको पता है, जैसे फरवरी 2014 से वॉर स्टार्ट हुई रशिया और यूक्रेन की, और अभी तक इतने बुरे हालात हैं। अभी तक इतने बुरे हालात हैं, अभी तक वो वार ख़त्म नहीं हुई है। इवन मे बी रशिया ट्राई कर रहा है, लेकिन यूक्रेन विद द हेल्प ऑफ द वेस्ट वो अभी तक अपने उसी मोटो के ऊपर है कि वो नीटो ज्वाइन करेगा। एंड रशिया को जाहिर सी बात है सिक्योरिटी डिलेमा हो गया है। तो उनकी वजह से पूरा एक सिक्योरिटी चेन होता है, वो अब सेंक्शंस लगे हुए रशिया के ऊपर। फिर वो ट्रेड नहीं करेगा, वो ट्रेड नहीं कर सकता किसी और कंट्रीज़ के साथ, और पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान तो जो वेस्ट कहेगा, जो यूएस कहेगा, उसको पाकिस्तान ने फॉलो करना है। पाकिस्तान ने मना कर दिया कि हम लोगों ने नहीं करना रशिया के साथ ट्रेड, हम लोगों ने नहीं करना ईरान के साथ ट्रेड, हम लोगों ने अपनी डील साइन नहीं करनी, तो पाकिस्तान को नहीं करना। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को आईएमएफ के बेल आउट पैकेजेस चाहिए, पाकिस्तान को लोन्स चाहिए, पाकिस्तान को सऊदीया से लोन चाहिए, और वो कैसे मिलेंगे जब हमारी यूएस के साथ अच्छी होगी। तो ग्लोबल फैक्टर्स अगर किसी और कंट्री को, इंडिया को इफेक्ट नहीं कर रहे, चाइना को इफेक्ट नहीं कर रहे, ईरान को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो हमें बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम आईएमएफ के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम यूएस के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ये पूरा एक सिक्योरिटी चेन होता है। वीट हमारे यहाँ से इतना वहाँ से इंपोर्ट होता है, रशिया से, हमारे वहाँ ऑयल इंपोर्ट, गैस इंपोर्ट यूक्रेन से, रशिया से, तो वो सब हमारा डिस्टर्ब हो गया है। तो ग्लोबल फैक्टर्स हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया के साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस बहुत ज़्यादा है हमारे पास। जाहिर सी बात है, इंपोर्ट हमारे पास इतनी ज़्यादा हो गई है और एक्सपोर्ट इतनी कम, मतलब 26.2 और 46.9 में आप फ़र्क देखेंगे, इंपोर्ट कितना बढ़ गया और एक्सपोर्ट कितना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस तो हमारे पास ऑब्वियसली है। उसके बाद डिफेंस का बजट आप देखें, अभी जो बजट प्रेजेंट हुआ है ना, उसमें अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे तो उसमें 1804 बिलियन रुपीज़ हम वो क्या डिफेंस के लिए रखा गया है। और आप एजुकेशन पे देखें और हेल्थ पे देखें, 24 मेरे ख्याल से हेल्थ पर और 97 शायद मेरे ख्याल से एजुकेशन पर। तो जहाँ पर एजुकेशन के ऊपर इतना कम बजट और डिफेंस के लिए 1804, क्योंकि हमें इंडिया से खतरा है, हमें अफगानिस्तान से खतरा है नहीं, हमें इंडिया और अफगानिस्तान से इतना खतरा नहीं है जितना हमें अपने मुल्क के लोगों से, अपने इंटरनल डिस्टर्बेंस से, अपने एक्सट्रीम जो क्राइसिस है, हमें उनसे खतरा है। तो हमें उनको पहले टैकल करना चाहिए। हमें अपनी और आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने की, या हमें अपनी और बॉर्डर्स को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने और डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ है, एटम इक्विपमेंट्स वगैरह एवरीथिंग। 1800 इज समथिंग मच मोर लार्जर। तो अमाउंट तो
आई डोंट थिंक सो कि वो उसके बाद डेप्ट रीपेमेंट, ठीक है, अभी जो 2324 का जो बजट आया उसमें हम देखें डेप्ट रीपेमेंट वो इतना ज़्यादा 700 समथिंग बिलियंस में, और ये बिलियंस में, और उसके अलावा डिफेंस बजट वो बिलियंस में। तो 75% तो यही हो गया, फिर सिर्फ 25% रहता है जो पूरे मुल्क के ऊपर लगेगा, जो लोगों के ऊपर लगेगा, जो हेल्थ पर, जो एजुकेशन जो पे, जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे, जो हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो हमारे फ्लड के लिए नुकसान हुआ है, फिर BISP प्रोग्राम्स, तो इनके ऊपर, इंडस्ट्रीज वगैरह के ऊपर लगेगा, एग्रीकल्चर के ऊपर लगेगा सिर्फ 25%। तो इस वजह से हम पीछे हैं ना, कि हम एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, हम हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, हम सिर्फ गोली बंदूक आर्मी बस इसको मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो हम मसला आर्मी से नहीं है, वो हमारे मुल्क को चला रहे हैं, वो हाँ, हमारे कंट्री के हैं, वो ही चलाएंगे, वो ही सब कुछ हैं। आई लव माई आर्मी, बट इट्स नॉट द वे कि ऐसे काम किया जाए। खैर, उसके बाद हम देखेंगे बजट डेफिसिट। हमारा बजट डेफिसिट अभी अभी जो बजट आया है उसमें ही इतना डेफिसिट है, 7,500 समथिंग बिलियंस का डेफिसिट है। वो हम कैसे फुलफिल करेंगे? हमारे पास अभी कंफर्मेशन नहीं है कि IMF का बेल आउट पैकेज, जो 9th रिव्यू अभी तक हमारा नहीं आया, जो हमें नवंबर में होना था, 22 समथिंग प्लस हम IMF बेल आउट पैकेजेस हम करवा चुके हैं। ये बहुत, और हम फॉलो तो कर नहीं रहे IMF की कोई कंडीशंस, हम सब्सिडीज देने में लगे हुए हैं, हम टैक्सेस कम नहीं कर रहे, टैक्सेस हम लगा नहीं रहे जो कि उन्होंने कंडीशंस में रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है बजट डेफिसिट तो हमारा बढ़ेगा ना, IMF के पैकेजेस हमें मिल नहीं रहे। और उसके बाद है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास रहता है सिर्फ 4 बिलियन, ठीक है, एक महीने के इंपोर्ट सिर्फ हो सकते हैं उसमें। उसके बाद IMF का 9th रिव्यू अभी तक नहीं हुआ, नवंबर में होना था, फिर दिसंबर में, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और आज जून आ गया, ठीक है, और अभी तक 9th रिव्यू नहीं हुआ, ठीक है। 11 मीटिंग्स होनी है, 11 मीटिंग्स में अभी तक 9 नहीं हुआ, उसके बाद 10, उसके बाद 11। तो हमारा पैकेज कब जाके बेल आउट होगा? उसकी वजह से हमारे पास इलेक्शंस के मसले हो रहे हैं, इलेक्शंस हमारे पास हो नहीं रहे, पॉलिटिकल टर्मोइल हमारे पास हो रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे इकोनॉमिक जो मसले हैं वो हमारे अपनी पॉलिसीज़, हमारी अपनी गवर्नेंस, हमारी अपनी करप्शन की वजह से हैं, और किसी का कोई कंसूल नहीं है। फिर आप देखें इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट इन 75 ईयर्स, हाईएस्ट 21% हो गया। मतलब हमारे पास इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा हो गई कि हमें इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा बढ़ाना पड़ा है। उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे पास 6 बिलियन। तो बहुत ज़्यादा हमारे जो हालात हैं वो ख़राब हो गए हैं, और ये सारे रीजंस हैं जो कि अब इकोनॉमिक क्राइसिस को और ये बढ़ावा देते हैं। ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्लोबल फैक्टर्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो हमें सबसे पहले इनको कर्टेल करने की ज़रूरत है, हमें कोई सॉल्यूशंस निकालने चाहिए, हमें अपनी गवर्नेंस को बेहतर करना चाहिए, हमें करप्शन रिड्यूस करनी चाहिए, रिफॉर्म्स लाएं। हम सबसे पहले रिफॉर्म्स लाएं, हम अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें। यूनिसेफ ने साफ साफ लिखा है कि अपनी 4 से 6% जो है वो आप एजुकेशन पे लगाएं, और हम कितना लगा रहे हैं? 1% लगा रहे हैं एजुकेशन के ऊपर। और हम कितना लगा रहे हैं डिफेंस के ऊपर? हम कितना लगा रहे हैं डेप्ट के ऊपर? 60% हम डिफेंस के ऊपर लगा रहे हैं, 15% हम डेप्ट सर्विसिंग में लगा रहे हैं, 25% बाकी बच रहा है वो हम अपनी पूरी डेवलपमेंट के ऊपर लगा रहे हैं। तो अगर हमारे यही हालात रहे तो ऑफकोर्स हम डिफॉल्ट कर सकते हैं, और इलेक्शन नहीं होंगे, पॉलिटिकल टर्मोइल रहेगा, तो ऑफकोर्स हम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, आपको ज़रूर कुछ इससे फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।